नमस्कार। जब कोई कमाने लगे तो सबसे बड़ा सपना क्या होता है? कोई कहता है कि हमको पहले गाड़ी चाहिए, कोई कहता है कि हमको पहले घर चाहिए। गाड़ी के मुकाबले घर बनाने का खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन अब कोई इंतज़ार थोड़े ही करता है। बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन क्या लोन लेकर घर खरीदना चाहिए? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहूँगा ना। बहुत सारे लोग YouTube पर बताएंगे कि लोन लेकर घर खरीदने से कितने तरह के फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको अलग ही बात बताऊँगा। मेरा नाम है रमेश तिवारी। पैसा ही पैसा चैनल पर मैं बताऊंगा कि पैसे का सच क्या है और इसे कैसे अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है जिससे ज़िंदगी बेहतर हो। आज का सवाल ये है कि क्या घर खरीदना ज़रूरी है, और वो भी लोन लेकर? हाँ कहने वाले बहुत मिलेंगे। कहेंगे कि होम लोन से टैक्स बचता है। ठीक बात है, अच्छी खासी बचत होती है, ये सही है। लेकिन मैंने देखा है, अच्छी तरह से नोट किया है कि जो लोग लोन लेते हैं उनमें बहुत कम सेविंग कर पाते हैं। कमाई का ज़्यादा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। अच्छा, जो होम लोन का ब्याज है वो ज़्यादातर फ्लोटिंग रेट पर है। फ्लोटिंग का मतलब है ब्याज दर लगातार बदलती रहती है। 2020 में 7% था, 2023 में 9% हो गया, और ये और बढ़ सकता है। पिछले 2-3 साल में इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। जो लोग EMI चुका रहे हैं उसमें ज़्यादातर हिस्सा ब्याज चुकाने में जा रहा है। अपना होम लोन स्टेटमेंट खोल कर देखिए, मूलधन तो जैसे मानो जस का तस है। और इस बात को समझ लीजिए कि आप जिस तरह पैसा बचाकर कहीं डिपॉजिट करते हैं और आपका पैसा बनता है, उसी तरह आप किसी से लोन लेकर किसी बैंक को अमीर बनाते हैं। मेरे हिसाब से जो लोन है वो मेरी वेल्थ क्रिएशन की संभावनाओं को ख़त्म करता है। और जहाँ तक होम लोन पर टैक्स बचाने का सवाल है, ये टैक्स के पुराने सिस्टम में होता है जिसे ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं। अब टैक्स का नया सिस्टम आ गया है, उसमें होम लोन पर कोई छूट नहीं है। और कई तरह से संकेत मिल रहे हैं कि सबको एक न एक दिन टैक्स का पुराना सिस्टम छोड़ना होगा। नए सिस्टम में क्या करेंगे? लोन तो 20-25 साल के लिए लेते हैं, और टैक्स छूट खत्म हो जाए तो वैसे भी टैक्स का नया सिस्टम ज़्यादा फायदे दे रहा है, तो कोई कब तक दूर रहेगा? फिर भी लोग घर खरीदने के फेवर में बहुत सारी दलीलें देंगे। मैं इसमें से चुनता हूँ 5 दलीलें, और मेरे पास है उन 5 का जवाब। दलील नंबर 1, इस दलील का लोग खूब इस्तेमाल करते हैं कि देखो फला ने 25 लाख का घर या ज़मीन लिया, आज इसकी कीमत 2 करोड़ है। यह सच है कि रियल इस्टेट ने लोगों को तगड़ा रिटर्न दिया है। इसकी वजह है कि आप उसे होल्ड करते हैं, 20-25 साल तक बेचते नहीं हैं। लेकिन हम किसी दूसरी जगह निवेश करते हैं तो रोज रिटर्न देखते हैं, 2-4 साल में ही उसमें मुनाफा ढूंढने लगते हैं। मेरी दलील ये है कि रियल इस्टेट हमेशा मुनाफा दे, ये हर बात हर जगह सही नहीं साबित होती। दिल्ली NCR में इसी उम्मीद में लाखों लोगों ने फ्लैट खरीदे। उनकी कीमत पिछले 15 साल में कितनी बढ़ी, ये उन्हीं से पूछिए। कई जगह तो पिछले 10 साल में कम हो गई। एक समय था जब मेट्रो रूट का ऐलान होता था तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह है, और वो ये है कि हर जगह सप्लाई ओवर है। जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा मकान बन रहे हैं, और वो भी अफोर्डेबल नहीं है। और बाजार में लोग बताते हैं कि देश के दूसरे इलाकों में भी दाम बढ़ने की रफ्तार पिछले कुछ साल में थम गई है। कीमत 20 साल के बाद कम हो सकती है, ये मानकर चलिए। कोई पुराना फ्लैट क्यों खरीदेगा अब से, जब बाजार में नए मिल रहे होंगे? पुराने में सारा सिस्टम ही पुराना होगा, है या नहीं? दलील नंबर 2, आप छोटे शहर जाइए, गांव कस्बों में जाइए, ऐसे डिज़ाइनदार मकान मिलेंगे जैसे बड़े शहरों में भी नहीं होते। लोग घरों के इंटीरियर में जमकर भर कर पैसे लगाते हैं, कई मंजिल के मकान बना डालते हैं। क्या वजह है इसकी? कई लोगों को लगता है कि मकान बनाने में जितना पैसा खपा लो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिक्स डिपॉजिट करोगे, गहने खरीदोगे तो टैक्स विभाग की नज़र में पड़ोगे, पूछताछ हो सकती है। मकान में तो मामला अपने हाथ में है, बस हिसाब किताब साफ दिखे, इसके लिए लोन लेने का इरादा कुछ लोगों का हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं है। मेरा जवाब जान लीजिए। अब कोई महंगे मकान बेचे या खरीदे, सारी रिपोर्ट टैक्स विभाग को जाती है। आधार और पैन जुड़ रहे हैं। टैक्स विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए बचना मुश्किल है। मकान चाहे जितना महंगा बना लें, हिसाब किताब बिल्कुल साफ होना चाहिए। दलील नंबर 3, बड़ी शिकायत है कि रेंट में घर बार बार बदलना पड़ता है, वहाँ तो पैसा पानी में बहाने जैसा है, रिटर्न तो कुछ मिलना नहीं है। नहीं, पहले इसका गणित देख लें। आप 50 लाख का घर खरीदते हैं तो 10,000 का रेंट मिलता है, मोटे तौर पर यही है, यानी सिर्फ 2 से 3% का रिटर्न है। आज फिक्स डिपॉजिट पर भी 8% का रिटर्न है, और यही 50 लाख का घर खरीदने की जगह आप FD कर दें तो भी साल में 4 लाख रुपए मिलेंगे।
उसमें 10,000 के हिसाब से रेंट दे दीजिए, तो 1,20,000 रुपये आपके रेंट पर खर्च हो गए, तब भी 2,80,000 रुपये बचेंगे। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। और जो लोन लेकर आप घर खरीदते हैं तो आप समझिए कि हर साल आप बैंक की कमाई 2,80,000 रुपये बढ़ा रहे हैं। हर मकान मालिक घर खाली कराए ये जरूरी नहीं है। लोग अच्छे किराएदार की तलाश करते हैं और बड़े शहरों में तो मकान खाली पड़े हैं, किराएदार मिलता तक नहीं है। दलील नंबर 4, लोग कहते हैं कि मकान कौन सा अपनी जेब से खरीदना है, होम लोन से धीरे धीरे चुकता कर देंगे। ये बात तब कही जाती है जब जिंदगी अच्छी तरह चल रही होती है। उस वक्त के हिसाब से लोग अपनी हद से ज़्यादा लोन ले लेते हैं। लेते समय वो ये नहीं देखते हैं कि कितना चुका पाएंगे या नहीं, वो ये देखते हैं कि बैंक कितना ज़्यादा लोन दे सकता है। और बाद में आप बाकी खर्चों में कटौती करने लगते हैं। न बाहर कहीं घूमने जाते हैं, न खाना खाने जाते हैं, न जिंदगी की दूसरी खुशियों को एंजॉय करते हैं। मानो इस धरती पर घर का कर्ज चुकाने आए थे और तब घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, लोग मेंटल परेशानी में आ जाते हैं। और भगवान न करे किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, नौकरी ही चली जाए, तब असली परेशानी शुरू होती है। बैंक को इससे मतलब नहीं है कि क्या हादसा हुआ, उसे तो EMI से मतलब है। दलील नंबर 5, इस दलील के आगे सारी बातें फीकी पड़ जाती हैं। जब किसी चीज से इमोशन जुड़ जाए तो वहां हिसाब किताब नहीं देखा जाता। कोई नहीं देखेगा कि कितने % का रिटर्न है, कितने % का फायदा है। वहां सिर्फ ये बात काम करती है कि मुझे मकान मालिक का रुतबा हासिल हो गया, मुझे अब कोई किराएदार नहीं समझेगा। हालांकि आप तब भी किराएदार ही होते हैं, उस बैंक के जिससे आपने लोन लिया है, उस सोसाइटी के जिसका आपको मेंटेनेंस हर महीने चुकाना है। आज मेंटेनेंस भी हर महीने इतना ज़्यादा है जितने कि दूसरा कोई आम मकान किराए में आ जाएगा। और जहाँ तक समाज को देखकर चलेंगे तो आप 1 BHK ले लीजिए, 2 BHK वाले आपको हिकारत से देखेंगे। 2 BHK ले लीजिए तो 3 BHK वाले हिकारत से देखेंगे। तो मेरे बंधु, समाज को देखकर जीना छोड़ देना चाहिए, वरना समाज कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक और बात, मकान तब ठीक माना जा सकता है जब लंबे समय तक साथ रहना हो, एक ही जगह। एक समय था जब कई जनरेशन एक ही जगह जीवन बिता देती थी, फिर लोग नौकरी करने के लिए बाहर निकलने लगे। वो भी कम से कम एक नौकरी में 30 साल टिकते थे। आज तो नौकरी पुणे में है, कल बेहतर पैकेज मिला तो बेंगलुरु ज्वाइन कर लिया, परसों उससे भी अच्छा पैकेज मिला तो नोएडा चले गए। लोग छोटे शहरों में करोड़ों के मकान बनवा लेते हैं और कई तो उनमें रहते ही नहीं। धन का फायदा क्या जब उसका उपभोग ही नहीं लिखा। जो अपने बनवाए घर में रहते भी हैं उनसे पूछिए कि उनका बेटा कहाँ पढ़ता है, पता चलेगा कि हम बूढ़ा बूढ़ी ही अकेले रहते हैं। कोई बेटा बेंगलुरु में है, कोई पुणे में है, कोई नोएडा में। वो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन उनसे आगे पूछिए कि उनका जो बेटा बेटी है वो आते रहेंगे क्या। इस पर वो चुप हो जाएंगे। लोग दूसरों को क्या दोष दें, हम खुद अपने पुश्तैनी जायदाद के बारे में रुचि नहीं लेते। एक बात साफ है, हम जिस चाहत के साथ, जिस पैशन के साथ एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वही चाहत, वही इमोशन उस प्रॉपर्टी के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी में भी हो। तो घर बनाने और लोन लेने से पहले थोड़ा ध्यान दें। जिंदगी एक है, इसे कल पे न टालें। बात ठीक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।